नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं न्यू दिल्ली बेस्ड एक कंपनी की। इस कंपनी का नाम है एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड और ये कंपनी एक उभरते सेक्टर में काम करती है, वाटर और वेस्ट वाटर सेक्टर में काम करती है। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं और कंपनी इस भाव में क्या निवेश लायक है या नहीं है। तो हमेशा की तरह पहले जान लेते हैं कंपनी के इतिहास के बारे में। तो कंपनी बहुत पुरानी नहीं है। कंपनी की स्थापना लगभग 15-16 साल पहले 2009 में हुई और उस समय ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित हुई। 2022 में इस कंपनी को पब्लिक लिमिटेड के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। नवंबर 2024 पिछले साल इस कंपनी का आईपीओ आया। आईपीओ का जो प्राइस था वो 148 रुपये 148 रुपीज़ था। रिटेल कैटेगरी में 25 गुना सब्सक्राइब हुआ और ओवरऑल 90 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। अब का भाव 240 रुपये मान के चलूँ तो लगभग एक साल में इसने 1.6x यानी जो आईपीओ में जिन इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया उनकी वेल्थ को 1.6 टाइम कर दिया है। तो ठीक ठाक सा अच्छा रिटर्न इसने दिया है। अब जान लेते हैं कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है। तो जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया, कंपनी वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में है। इसमें ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एस्टेब्लिश करती है। दूसरा, इनका वाटर सप्लाई स्कीम्स में ये इंफ्रास्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश करती है। एग्जैक्टली क्या ये चीज़ होती है इसको आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये जो काम करते हैं वो गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए, जल निगम के लिए, म्यूनिसिपैलिटी के लिए और PWD टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके लिए काम करते हैं। अब इसके बिजनेस मॉडल समझने के लिए आपको कुछ टर्म्स जो हैं वो समझना आवश्यक है। इंजीनियरिंग की कुछ टर्म्स हैं। पहली टर्म है EPC। तो इसके बारे में तो आप सभी लोग अगर हमारे वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो जानते ही होंगे। तो EPC का मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन, यानी कि मैं इंजीनियरिंग भी करूं, डिज़ाइन भी मैं ही करूं, इसके बाद मॉल मटेरियल भी मैं ही लाऊं, उसके बाद यानी ठेकेदार जो है वो लाए और उसके साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन करने के बाद जब पूरा कंस्ट्रक्शन हो जाए तो मैं हैंड ओवर कर दूं जो भी पार्टी जिसके बिहाफ पे मैं काम कर रहा हूँ। तो वो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन होता है। यहाँ पर आपका ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस से कोई लेना देना नहीं होता। आपने सामान तैयार किया और आपने पार्टी को हैंड ओवर कर दिया, अब वो जैसे चाहे उसको चलाए। दूसरी चीज़ जो होती है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से रिलेटेड है, उसको हैम मॉडल बोलते हैं, हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल। अब ये क्या चीज़ होती है? तो जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट आपको दिया, अब या तो आप उसमें पूरा पैसा खुद लगा दें या गवर्नमेंट आपको 40% हैम जो मॉडल है उसमें एडवांस आपको दे देती है और जो बाकी का 60% है, 40% अनुमानित है, तो वो 40% आपको एडवांस में देती है ताकि आप प्लांट जो है वो एस्टेब्लिश कर सकें और उसके बाद इस प्लांट का रखरखाव भी आपको करना पड़ता है। और जो ये रखरखाव का काम है ये लगभग 15 से 20 साल तक चलता है। तो 15 से 20 साल तक वो आपको जो बाकी 60% टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है जिसमें ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस भी शामिल है, तो वो हर साल आपको टुकड़ों में गवर्नमेंट देती है। तो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि आपको रिकरिंग रेवेन्यू यहाँ से प्राप्त हो रहा है। मतलब आप EPC में तो क्या करते हैं, आपने एक बार प्रोजेक्ट को तैयार किया, डिज़ाइन किया, माल मटेरियल लाए, कंस्ट्रक्ट किया और हैंड ओवर कर दिया, फिर आपका कोई उस प्रोजेक्ट से लेना देना नहीं है, आपका रिस्क खत्म, आपका पैसा आपके पास आ गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हैम मॉडल जो होता है यानी HAM हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल, यहाँ पर आपने जो उस प्रोजेक्ट से नाता नहीं जोड़ा है, आपने उसको 40% आपका कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट करीब करीब आपको मिल गई। उसके बाद बाकी की जो कॉस्ट है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की और बाकी की जो छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बची हुई है वो आपको सरकार 15-20 साल में देती है। तो वहाँ पर आप लगातार प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। ये रहा है मॉडल। जो तीसरा मॉडल आता है वो आता है O&M मॉडल। OM यानी ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस मॉडल। इसमें क्या होता है, आपने प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किया या नहीं किया इससे कोई मतलब नहीं है। जब प्रोजेक्ट आप रनिंग हो जाता है यानी कमीशन हो जाता है, चालू हो जाता है, उसके बाद उसकी देखभाल कौन करेगा, उसको डे टू डे रन कौन करेगा, उसकी मेंटेनेंस कौन करेगा। तो O&M जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये गवर्नमेंट किसी प्लांट को या किसी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए वो गवर्नमेंट आपको एक ठेका देती है, एक कॉन्ट्रैक्ट देती है और उसमें ये
एक तरीके से सर्विसिंग का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें माल मटेरियल की जो कॉस्ट होती है वो शामिल होती है। मतलब कोई स्पेयर अगर आएगा उस प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस से रिलेटेड या रनिंग से रिलेटेड, वो आपको जो काउंटर पार्टी है आपकी वो देगी। साथ ही साथ आपको ऑपरेशन मेंटेनेंस की जो सर्विस है, जो आपका खर्चा लग रहा है उसमें, तो उसके पैसे भी देते हैं। तो यहाँ आपका सिर्फ मेंटेनेंस से लेने देना नहीं, कंस्ट्रक्शन से कोई लेने देना नहीं है। तो आप आशा है आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इसमें सबसे मज़ेदारी वाली बात ये है कि जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वाला जो आइटम है ना, वो सबसे बढ़िया पैसा देने वाला आइटम है। उसमें कोई रिस्क नहीं है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का कोई चक्कर नहीं है, और यहाँ पर कोई ऐसा स्थिति कुछ नहीं है कि आपको प्रोजेक्ट अगर डिले हो गया या माल मटेरियल की कॉस्ट कहीं ऊपर नीचे हो गई तो आपको लॉस लगने की संभावना है। यहाँ तो सिंपल है, जो आपने माल मटेरियल की रेट तय कर ली और उसके ऊपर आपके सर्विस चार्ज लगा के आप सामने वाली पार्टी से वसूल कर लेते हैं। तो इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो कंपनीज होती हैं उसमें आपको ये देखना पड़ता है कि इनकी जो ऑर्डर बुक है उसमें ये ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का हिस्सा कितना है। अब दूसरी चीज़ समझते हैं कि आप में से ज़्यादातर लोग ये समझते होंगे कि जब गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो किस तरीके से मिलते हैं, तो वो ओपन टेंडर से मिलते हैं। ओपन टेंडर का मतलब ये, गवर्नमेंट एक टेंडर निकालती है जिसको निविदा भी बोलते हैं हिंदी में। वो टेंडर जो भी क्वालिफाइड आदमी होता है या क्वालिफाइड जो कंपनी होती है वो टेंडर भरती है, जिसकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन यानी कि टेक्निकली उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कैपेबिलिटी होती है, पहले वो चेक की जाती है गवर्नमेंट द्वारा। उसके बाद जिसने लोएस्ट रेट उस टेंडर को कंप्लीट करने के लिए, उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए भरी है, उसको वो टेंडर अवार्ड कर दिया जाता है। तो उसके बाद वो प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करता है। और आप ये समझ लीजिए कि ज़्यादातर गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, यानी कि उसमें माल मटेरियल का जो रिस्क होता है वो, मतलब माल मटेरियल की एस्केलेशन का रिस्क, अगर माल मटेरियल जो लगने वाला है उसकी अगर प्राइस बढ़ गई तो वो जनरली जो ठेकेदार होता है वो भुगतता है। और कई जगह ऐसा भी होता है कि प्राइस एस्केलेशन का क्लॉज भी होता है कि भाई अगर प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन के समय एक लेवल से हायर रेट्स किसी माल मटेरियल की चली गई तो वो जो गवर्नमेंट है भुगतती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अब इनके बिजनेस वर्टिकल की मैं बात करूं तो इनका एक बिजनेस वर्टिकल, जैसे मैंने पहले बताया, वो वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, जहां से इनका रेवेन्यू 70% आता है। यानी कि बेसिकली ये एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स जो है ये वाटर और वेस्ट वाटर इंडस्ट्री में काम कर रहा है, या मेनली वाटर और वेस्ट वाटर कंपनी है। इसमें ये बेसिकली दो तरह के काम करते हैं। एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स सेटअप करते हैं, दूसरी बात कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट भी एस्टेब्लिश करते हैं। अब एक समझते हैं कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है। तो देखिए, हमारे घरों से जो वेस्ट वाटर निकलता है, चाहे वो टॉयलेट से निकलता हो, चाहे वो किचन से निकलता हो या वॉशरूम से निकलता हो, तो वो सारा जो पानी है उसमें उस पानी को ट्रीट करना और उसको रीयूजेबल फॉर्म में देना, ताकि वो कहीं हॉर्टिकल्चर में इस्तेमाल हो सके। वो जो प्रोसेस इंडस्ट्री जैसे केमिकल इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री है, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री है, वहाँ पर और रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री है, जहाँ पर पानी की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ ये इस्तेमाल हो सके। दूसरा जो है वो है कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। तो कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का मतलब ये, जैसे मान लीजिए कोई टेनरीज है, यानी चमड़े के शोधन करने वाली है, चमड़े की प्रोसेसिंग करने वाली कंपनीज है, वहाँ पर काफ़ी सारा, या केमिकल कोई कंपनी है, या पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री है, तो वो जो कंपनीज हैं वो उनको पानी जो डिस्चार्ज करना होता है, यानी पानी वो पोल्यूटेड हो जाता है। अगर वो टेनरीज में या पल्प एंड पेपर में जो पानी काम आता है प्रोसेस करने के बाद वो पोल्यूटेड हो जाता है, तो वो पोल्यूटेड पानी आपको जब नदी में या किसी वाटर बॉडी में डिस्चार्ज करना होता है, उससे पहले उसको ट्रीट करना आवश्यक है। अब कई बार ऐसी स्थिति होती है कि इतनी छोटी कंपनी होती है कि उसके लिए खुद एक अलग से ट्रीटमेंट प्लांट लगाना संभव नहीं होता, यानी उस कंपनी की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो खुद एक ट्रीटमेंट प्लांट लगा सके। तो उनके लिए पूरी की पूरी इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल एरिया में एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट इनके द्वारा सेटअप किया जाता है। तो बेसिकली गवर्नमेंट इनको ठेका देती है और उन गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं।
और ये जो वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वाला काम है, इसमें ये डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ये सारे काम करते हैं। यानी A to Z आप इनको काम दे दीजिए। यानी अगर कमीशन हो गया प्रोजेक्ट, उसके बाद भी अगर इनको ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए कहा जाएगा तो ये करने को तैयार हैं, यानी इनकी ये एक्सपर्टाइज है। दूसरा चीज़ ये है कि ये तो रही वेस्ट वाटर से रिलेटेड। एक अन्य काम जो ये करते हैं वो है वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड। वो वाटर ट्रीटमेंट का मतलब ये वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में काम आता है। अब वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट से इनका जो रेवेन्यू आता है वो 24% आता है, मतलब वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने से। अब वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में क्या होता है कि जैसे कोई रिजर्वायर है, कोई नदी है, या कोई बड़ा जलाशय है, कोई बांध है जहाँ से वाटर सप्लाई शहरों तक आती है। तो पहली बात तो ये है कि एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना उस रिजर्वायर के बाद, ताकि वाटर फिल्टर हो सके। उसके बाद उसके लिए उसको पंप करना, तो पंपिंग स्टेशन बनाना। पंपिंग स्टेशन बनाने के बाद रिजर्वायर बनाना जहाँ वो पानी इकट्ठा होता है और उससे आगे पानी सप्लाई होती है, मतलब साफ़ पानी आगे इकट्ठा होकर वो शहर में आगे सप्लाई होता है। और जो लेइंग ऑफ पाइपलाइंस हैं, क्योंकि जो पानी आएगा वो पाइपलाइंस के थ्रू आएगा, तो ये सारे काम ये करते हैं। तो यहाँ से जैसे मैंने बताया वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट से इनका जो रेवेन्यू आता है ये 24% आता है। फिर एक O&M जो ये करते हैं कि मतलब ये दो प्रोजेक्ट, तो ये तो दोनों चीज़ें हुई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, नहीं वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, तो वन टाइम काम हो गए। इसके अलावा जो 6% इनका रेवेन्यू आता है ये ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से आता है। वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में जहाँ से इनका रेवेन्यू, ट्रीटमेंट प्लांट से जहाँ से इनका रेवेन्यू 70% आता है, उसमें इन्होंने एक अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप की है। वो ये है कि ये ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज वाला काम करते हैं। यानी कि जो ये प्रोसेस करते हैं वाटर, उसके बाद उसमें से गंदगी निकाल के रीयूजेबल वाटर जब ये बनाते हैं तो कोई वाटर वेस्ट नहीं जाता। मतलब 100 लीटर अगर ये प्रोसेस करेंगे तो उसमें परिशोधन करने के बाद या उसको प्योर या उसको रिसाइकल करने के बाद वो जो पानी, उसमें कोई भी पानी जो होता है ना वो वेस्ट नहीं जाता। उस चीज़ को ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज बोलते हैं। और उसके साथ ही ये कुछ उसमें जो स्लज जो बचता है, यानी उसमें उस पानी को ट्रीट करने के बाद कुछ इस तरह के पदार्थ मिलते हैं जिसमें कुछ फर्टिलाइज़र टाइप के गुण होते हैं। तो वहाँ से ये क्या कर रहे हैं कि ये बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट उनके सहायता से लगा रहे हैं। तो ये बायोगैस प्लांट जो होते हैं, या तो ये OMC यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो होती हैं उनको उनकी पाइपलाइन में ये डाल देते हैं, उनको बेच देते हैं। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए बायोगैस। और जो कुछ जो बायोगैस प्लांट होती है वहाँ से ये खुद की हीटिंग रिक्वायरमेंट जो प्लांट ये रन करते हैं वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये वेस्ट टू एनर्जी, इन्होंने कंसेप्ट, ये वाला जो कंसेप्ट जो है इन्होंने वेस्ट टू एनर्जी करके इन्होंने एक वर्टिकल और शुरू किया है। तो यहाँ पर ये सोलर पावर प्लांट भी लगा रहे हैं। सोलर पावर प्लांट जो होता है उसमें वन टाइम सेटअप कॉस्ट होती है और उसके बाद जो बिजली की कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम होती है। तो ये क्या करते हैं कि सोलर पावर प्लांट लगाते हैं और जहाँ पर इनको ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है जिन जिन प्लांट्स में, तो वहाँ पर ये सोलर पावर प्लांट की सहायता से ये अपने प्लांट्स को रन करते हैं। अब ये तो बात रही प्रोजेक्ट से संबंधित कि किस तरह के प्रोजेक्ट करते हैं। अब इनका जो रेवेन्यू, अगर मैं ये जज करना चाहूँ कि टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से, यानी कि कितने % इनके कॉन्ट्रैक्ट EPC के हैं, कितने % इनके कॉन्ट्रैक्ट हैम से हैं और कितने % इनके कॉन्ट्रैक्ट O&M से आते हैं, तो वो EPC से इनके कॉन्ट्रैक्ट 81% आते हैं। यानी ज़्यादातर ये कॉन्ट्रैक्ट हैं इनके वो EPC कॉन्ट्रैक्ट हैं। आपने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया, पैसे लिए और अगले प्रोजेक्ट पे चले गए। इसके अलावा 12% इनके हैम में यानी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल से इनका रेवेन्यू 12% आता है। और जो O&M वाले इनके कॉन्ट्रैक्ट हैं वो बहुत ही कम है, वो 6% है। टोटल 12 स्टेट्स में इनकी प्रेजेंस है और इनमें से राजस्थान, UP, MP से 75% रेवेन्यू आता है। यानी 3 जो स्टेट्स हैं वहाँ पर ये ज्योग्राफिकली कंसंट्रेटेड है और रेवेन्यू 75% आता है। एक और इस बिज़नेस में जो खास बात है वो है इसकी साइक्लिक नेचर का। तो इनका 60 to 70% रेवेन्यू है, ये अक्टूबर से मार्च तक आता है जिसमें बरसात नहीं होती। तो 6 महीने में इनका रेवेन्यू कंसंट्रेटेड होता है। इसके अलावा इनकी जो ऑर्डर बुक की बात करूँ तो 3000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। और अगर मार्च 25 का रेवेन्यू मैं देखूँ लगभग 1000 करोड़ का रेवेन्यू इनका है। तो 3 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी इनकी है 3000 करोड़ की
ऑर्डर बुक में जो वेस्ट वाटर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, स्पेशली जो ईपीसी में हैं, वो 76% योगदान अपने करते हैं। अब इनकी ग्रोथ स्ट्रेटेजी की बात करूं तो ये अपना प्रोजेक्ट का जो साइज़ है ना, जिसमें बिडिंग होती है, वो उस साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं। अब ये कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि बड़े प्रोजेक्ट्स लें, चाहे खुद इंडिविजुअली ले लें, इंडिपेंडेंटली ले लें, या किसी अन्य 2 या 3 कंपनीज़ के साथ, बड़े कंपनीज़ के साथ मिलकर ये टेंडर में बिडिंग करें। उसका कारण ये है कि जितना बड़ा प्रोजेक्ट होता है उतने जो छोटे वाले जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ना, वो एलिमिनेट हो जाते हैं। और पहली स्टेज तो उनकी टेक्निकल इतनी क्वालिफिकेशन होती ही नहीं है। दूसरी बात, इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने की उनकी कैपेसिटी नहीं होती, तो कंपटीशन साफ हो जाता है। दूसरी बात क्या है, जब कंपटीशन साफ हो जाता है तो बिडिंग जो है ना, वो बेटर मार्जिन लेके आती है। यानी आप बिडिंग कर सकते हो, वो बेटर मार्जिन के लिए कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है, जैसे मैंने बताया कि ये वेस्ट टू एनर्जी कंसेप्ट में आ रहे हैं, तो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स ये कुछ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद कैप्टिव, पहले तो कैप्टिव लगा रहे हैं, यानी खुद के जो यहाँ ये O&M करते हैं वहाँ पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ये बायोगैस, जो कंप्रेस बायोगैस का जो कंसेप्ट है, जो इनके जो वेस्ट इनको वाटर की रिसाइकलिंग के बाद मिलता है, वेस्ट वाटर की रिसाइकलिंग के बाद मिलता है, तो वहाँ से भी ये एनर्जी जनरेट करने का प्रयास कर रहे हैं। स्ट्रेंथ की बात करूँ तो देखिए, इस क्षेत्र में जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का जो क्षेत्र है, इसमें ह्यूज पोटेंशियल है, बड़ा ही अपकमिंग एरिया है। 2030 तक ऐसा माना जाता है कि जो पानी की डिमांड और सप्लाई में गैप है वो 50% हो जाएगा। और उस समय ये बिल्कुल आवश्यक होगा कि इंडस्ट्रीज़ को कंपलसरीली और घरों को कंपलसरीली जो पानी है उसको रिसाइकल करना ही करना पड़ेगा। तो इस तरीके जो एरिया है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ये एक आप ये समझ लीजिए ह्यूज पोटेंशियल वाला एरिया है। एक और वेस्ट वाटर से संबंधित जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये, केवल भारत में केवल 37% जो पानी है उसको ट्रीट करके वाटर बॉडीज़ में डाला जाता है, और उससे भी कम, यानी 37% जिस वाटर को ट्रीट किया जाता है उससे भी कम उसको रीयूज़ किया जाता है। तो रीयूजेबिलिटी जो है ये बहुत बड़ा कंसेप्ट भविष्य में होने वाला है। गवर्नमेंट का भी इस एरिया में, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा जोर इस एरिया में है, और इस बार बजट में 10,000 करोड़ का वाटर और वेस्ट वाटर सेक्टर में प्रोविज़न किया गया है। अब वीकनेस की बात करूं तो देखिए, सबसे बड़ी वीकनेस तो यही है, टेंडर बेस्ड ऑपरेशंस है, गवर्नमेंट के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ये कंपनी है। प्रोजेक्ट्स आएंगे तो इनका काम चलेगा, प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे तो क्या काम करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में इनकी जो प्रेजेंस है, प्राइवेट सेक्टर के वेस्ट वाटर से रिलेटेड काम में इनकी प्रेजेंस मिनिमल है, तो इनको चाहिए कि ये अपने ऑपरेशंस डाइवर्सिफाई करें। दूसरी बात ये कि हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने आपको बताया, काम इनका मेजर 60 to 70% रेवेन्यू जो है वो आता है केवल 6 महीनों में, अक्टूबर से लेके मार्च तक के महीनों में। इसके अलावा पिछले 2 सालों में, या अक्टूबर यानी मार्च 2024 और मार्च 2025 में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो नेगेटिव है। लगातार इनको पैसे की आवश्यकता होती है, क्योंकि पहले पैसे गवर्नमेंट के टेंडर्स में पहले आपको पैसा लगाना पड़ता है, उसके बाद हालांकि गवर्नमेंट भी कुछ हिस्सा टाइम टू टाइम देती है जैसे जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है वैसे, लेकिन TDS है प्रोसेस, कम्बरसम प्रोसेस है, इसलिए लगातार इनको पैसे को रेज़ करने की, या तो डेट या इक्विटी रेज़ करने की इस तरह की कंपनीज़ को आवश्यकता पड़ती है। तो कैश फ्लो नेगेटिव है पिछले 2 सालों से। मार्केट कैप की बात करूं तो छोटा मार्केट कैप है, 4300 करोड़ का मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी 0.24 है। हर 100 रुपये की इक्विटी पर 24 रुपये का कर्जा है, और ROE बहुत अच्छा है 27.4, और P जो है वो रीज़नेबल है 23 का। ट्रेलिंग 12 मंथ्स, क्योंकि इनका IPO अभी नवंबर में आया, तो पिछले 12 महीनों की परफॉर्मेंस की बात मैं कर रहा हूँ। रेवेन्यू इनका पिछले 12 महीनों में 41% बढ़ा है, प्रॉफिट 61% बढ़ा है, और प्रमोटर के पास 70% है, FII और DII के पास मिला के टोटल 2%, और पब्लिक के पास 28% है। तो देखिए, ऑल इन ऑल मैं बात करूँ, कंपनी अच्छे सेक्टर में है कंपनी, लेकिन कम्प्लीटली गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। कंपनी जो है वो छोटे प्रोजेक्ट्स में अभी बिड कर रही है, छोटा साइज़ है इनका। हाँ, ये है कि जैसे जैसे
प्रोजेक्ट्स आएंगे वैसे वैसे इनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। लेकिन आप ही समझिए इस सेक्टर में ज़बरदस्त कंपटीशन है, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज हर तरह के प्लेयर्स में। अब कोशिश तो ये कर रहे हैं डाइवर्सिफाई करने की, लेकिन इनका जो प्राइवेट सेक्टर से रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो जब तक इस एरिया में नहीं जाएंगे और जब तक ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो इनके रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैं तो इस तरह की जो छोटी कंपनी और स्पेशली वाटर और वेस्ट वाटर सेक्टर में जो गवर्नमेंट डोमिनेटेड सेक्टर है उसमें ऐसी छोटी कंपनी को मेरी पसंद तो कम से कम नहीं है। अगर आपको इस बारे में कोई निर्णय लेना हो तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें। मेरी इस तरह के या किसी अन्य शेयर में खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं होती। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।